हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। काफ़ी दिन से न्यूज़पेपर आ नहीं रहा था, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए, अब डेली आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते अपने आज के अखबार की तरफ। तो यह है दैनिक जागरण और आज है 30 जुलाई 2020। वायुसेना के पराक्रम को मिली नई उड़ान। पहले पेज पर खबर है, आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसको पूरे देश का बेसब्री से इंतजार था। भारतीय वायुसेना के नए सरताज 5 राफेल विमानों ने बुधवार दोपहर 3:10 पर भारत की धरती को चूमा है। इन विमानों ने अंबाला एयरपोर्ट पर उतरते ही वायुसेना की 70वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एज एरोज अस्तित्व में आ गई है। राफेल की पहली खेप की पारंपरिक वाटर सैल्यूट से अगवानी की गई है। स्वागत के लिए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया खुद मौजूद थे। पीएम मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इतिहास के नए युग की शुरुआत इसे बताया है। 3.5 दशक बाद शिक्षा के बदलाव में जमीनी तैयारियां। नई नीति को मंजूरी। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के आमूलचूल में परिवर्तन हो गया है। स्कूली शिक्षा का बदला स्वरूप इस प्रकार से होगा कि 12वीं का ढांचा 5-3-3-4 के 4 स्तरों में बदला जाएगा। पहले चरण में 3 साल प्री स्कूल और 2 साल पहली दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। इसके बाद तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा के 3 स्तर होंगे। तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षा में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तरह होती रहेंगी। उच्च शिक्षा का स्तर इस प्रकार से होगा, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस के साथ में छात्रों को विषय बदलने का मौका मिलेगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट्स को जोड़ा जा सकेगा। सरकारी व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर एक ही तरह के नियम लागू होंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, जिससे समय वेतन दोनों बचेगा। इस प्रकार से 3.5 दशक बाद में शिक्षा की नीतियों में कुछ बदलाव आए हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग एक बार अगर अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेते थे तो 3 सालों तक हमें उसको बदल नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा नए नियमों के साथ में हो सकता है कि एक साल में तुम अलग सब्जेक्ट लो और अगले साल को अलग सब्जेक्ट ले सकते हो। अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, सिनेमाघर और मेट्रो। रात्रिकालीन कर्फ्यू भी खत्म हो गया है। 1 से 31 अगस्त तक के लिए अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कंटेनमेंट यानी जो सील जोन है उसके अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमाघर अभी भी नहीं खुलेंगे। मंदिर निर्माण में नींव की ईंट बनना चाहते हैं राम भक्त। भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की घड़ी निकट है। राम भक्त इस अवसर पर अपनी भागीदारी किसी न किसी रूप में सुनिश्चित करने को व्याकुल दिख रहे हैं। कोई भूमि पूजन के लिए ईंट भेज रहा है तो कोई गांव की मिट्टी। ऐसे कई लोग हैं जो अपने क्षेत्र से तालाबों का जल भी ला रहे हैं। इसी कतार में ऐसे भी राम भक्त हैं जिन्होंने चांदी की ईंट के अलावा उससे बने कछुए, सांप आदि भेजे हैं। अब तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को करीब 100 किलोग्राम चांदी मिल चुकी है। और यहीं नेशनल कैपिटल में NCR क्षेत्र में कोरोना मीटर की बात करें तो गाजियाबाद में कुल मामले 4,781 हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में 4,962, दिल्ली में 1,33,310 मामले हो चुके हैं। होटलों में चल रहे कोविड केयर सेंटर बंद हो जाएंगे। मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जिन जिन होटल्स को कोविड केयर सेंटर में बदला गया था उनको अब हटा दिया जाएगा। दिल्ली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जताई भारत से व्यापक सहयोग की इच्छा। दोनों देशों के साझा बयान में मिले बदलते वैश्विक समीकरण के संकेत। पड़ोसी देशों के साथ में चीन के आक्रामक व्यवहार ने दुनिया में नए समीकरणों को बनने की गति तेज दे दी गई है। नया समीकरण कैसा होगा इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। छात्रों को 2 बोर्ड परीक्षा देने का होगा मौका। स्कूली पाठ्यक्रम दुरुस्त होने के साथ में छात्रों को इसकी छूट होगी कि चाहे छात्र बोर्ड में अच्छे अंकों के लिए एक बार फिर से परीक्षा दे सकेंगे। 50 साल पुरानी शिक्षा के ढांचे को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब स्कूली शिक्षा 10+2 की जगह 15 वर्ष की होगी। इसमें शुरुआत के 3 फाउंडेशन स्टेज के होंगे और 3 से 8 साल तक की उम्र में बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। यह प्री प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक के लिए होगा। फिलहाल इनकी पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत पहुंचा राफेल, आसमान में नए युग की शुरुआत का आगाज कर दिया गया है। अंबाला एयरवेज पर 5 विमानों की वाटर सैल्यूट से अगवानी की गई है। देश की सीमा में पहुंचने पर समुद्र से लेकर आकाश तक इसका स्वागत हुआ है। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप ने बुधवार को अंबाला एयरवेज पर उतरते ही भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। राफेल की लैंडिंग के तत्काल बाद पीएम मोदी ने संसद के एक श्लोक के जरिए इनका स्वागत किया है। इनकी मारक क्षमता की ओर इशारा करते हुए पीएम ने कहा है कि राष्ट्र रक्षा के लिए बड़ा कोई यज्ञ नहीं है,
वायुसेना के लिए सबसे अहम रणनीति हवाई ठिकानों में से एक अंबाला एयरबेस पर मौजूद तमाम वायु सैनिक कर्मी 5 राफेल विमानों की पहली खेप का जबरदस्त स्वागत करते हुए दिखे थे। राफेल की अगर मैं रफ्तार और मार्ग क्षमता के बारे में बात करूं तो यहाँ पे राफेल जो है, राफेल 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह आकाश से ज़मीन पर और आकाश से आकाश में दोनों में दुश्मनों पर धावा बोल सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद में यह 10 घंटे तक लगातार उड़ान कर सकता है। इसकी रफ्तार इतनी होती है कि एक ही मिनट में राफेल 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। यह करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 3700 किलोमीटर दूर तक होती है। राफेल जेट मिटियोर, स्केपल्स, वीवीआर जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों और हथियारों से लैस होता है। इसकी रडार प्रणाली भी बेहद उन्नत है। यह परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए पूरी तरीके से क्षमता रखता है और इसके लिए ही इसे राफेल को वायुसेना को मजबूती देने के लिए लाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को इशारों में दे दी है चेतावनी। पीएम मोदी ने संस्कृत के श्लोक के साथ में राफेल का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमानों की खेप के रूप में 5 विमानों का बेड़ा फ्रांस से बुधवार को अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर संस्कृत के श्लोक के साथ में स्वागत किया है। मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया है, राष्ट्र रक्षासम पुण्य राष्ट्र रक्षास्म व्रत राष्ट्रीय रक्षास्म यज्ञो देष्टु नेवचय नभ है। इस पर से दीप्तम स्वागतम। इसका अर्थ होता है, राष्ट्र रक्षा के लिए समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है और राष्ट्र रक्षा के समान ही कोई यज्ञ नहीं है। इस श्लोक के साथ में पीएम मोदी ने राफेल विमान का स्वागत किया है। और यहीं पर हम कोरोना मीटर की बात करें तो विश्व में और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में हम कोरोना मीटर की बात करेंगे। तो अगर विश्व में हम कुल केसों की बात करें तो विश्व में अब तक कुल केस लगभग 170 लाख हो चुके हैं। अकेले अमेरिका में बात करें तो 45 लाख कुल केस हैं। और यहीं पर भारत की बात करें, भारत में कुल केस 15,38,000 हो चुके हैं। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों की बात करें तो यहीं पर दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की बात करें, दिल्ली में 1.33 लाख जो है अब तक कोरोना मरीज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 4 लाख केस हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 77,698 कुल केस हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है और धीरे धीरे इसकी प्रतिशतता बढ़ती जा रही है। हर्षवर्धन ने कहा है कि धूम्रपान से बढ़ता है कोरोना का संक्रमण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि इस बात के प्रमाण सामने आ रहे हैं कि धूम्रपान से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता है और संक्रमित व्यक्ति के लिए यह और खतरनाक हो सकता है। हर्षवर्धन ने बुधवार को एक ई-बुक के विमोचन के अवसर पर कहा है कि अल्कोहल के नशे से भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। एडीजी के पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी महिला मित्र। जज और उनके बेटे की हत्या के मामले में महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तांत्रिक से अभिमंत्रित कराने के लिए जो है जहर मिलाकर दिया गया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला न्यायालय में पदस्थ रहे अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके पुत्र अभिनय राज की मौत का मामला हत्या में बदल गया है। जज की महिला मित्र उनके पूरे परिवार को मौत का घाट उतारना चाहती थी, लेकिन छोटा बेटा आशीष और राज त्रिपाठी और उनकी पत्नी शिकार होने से बच गए। पुलिस ने बुधवार को मामले में राजफाश करके दिवंगत एडीजे की महिला मित्र एवं वारदात में मददगार बने उनके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक शिमाला प्रसाद ने बताया है कि रीवा जिले की मूल निवासी और वर्तमान में छिंदवाड़ा में रह रही एनजीओ संचालिका संध्या सिंह से एडीजे त्रिपाठी के संबंध थे। एनजीओ का संचालन करने एवं अन्य कार्यों के लिए धनराशि भी दी जाती थी। कुछ दिनों से एडीजे अपने परिवार के लिए अधिक समय दे रहे थे, जिससे संध्या सिंह स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। लेन देन से लेकर दोनों के बीच में कटुता बढ़ गई। इसी से नाराज होकर संध्या ने एडीजे और उनके परिवार को खत्म करने की साजिश करी। किडनी कांड में शामिल डॉक्टर देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार। 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याओं में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बपरोला के एक मकान से पकड़ा लिया है। गुरुग्राम किडनी कांड में शामिल रहे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2002 से 2004 के बीच में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 100 से अधिक टैक्सी चालकों की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शवों को उत्तर प्रदेश के कासगंज के हजारा कैनाल में बहा देते थे और टैक्सी को कासगंज में या तो इधर उधर कर देते थे या किसी को बेच देते थे। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह द्वारा पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद में रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मामले की सुनवाई मुंबई ट्रांसफर करने के लिए अपील की है। रिया के वकील सतीश
माने शिंदे का कहना है, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई का हमें इंतजार है। इस केस में सुनवाई मुंबई में होनी चाहिए क्योंकि ये केस यहीं रजिस्टर किया गया है, पटना में नहीं। जहां तक रिया की गिरफ्तारी की बात है तो हम अग्रिम जमानत के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो 3.5 महीने बाद चीन में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले हो गए हैं। ट्रंप बोले दूसरे देशों में भी देंगे वैक्सीन। 98 केस स्थानीय लोगों से जुड़े हैं, 3 मरीज विदेश से आए थे। चीन में एक दिन में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 98 मामले स्थानीय लोगों से जुड़े हैं। ट्रंप बोले दूसरे देशों को भी देंगे कोरोना वैक्सीन। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर अब यह देशों को देने के लिए भी ट्रंप ने बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के आश्वस्त किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुखातिब थे। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन तैयार होते ही इसे पूरे अमेरिका के अलावा दूसरे देशों को भी पहुँचाया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच में सऊदी अरब में हज शुरू हो गई है। 14 दिन तक आइसोलेशन में रहने के बाद में बुधवार से तीर्थयात्री इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का पहुंचने शुरू हो गए हैं। कोरोना को देखते हुए न केवल तीर्थयात्रियों की संख्या को बहुत सीमित रखा गया है, बल्कि आने वाले तीर्थयात्रियों के जत्थे में 20 से ज़्यादा लोगों को नहीं रखा गया है। गुजरात में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर प्रयोग से दूसरे समुदाय के लोगों में परेशानी होती है। गांधीनगर के डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति के वकील धर्मेश गुर्जर के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा है, लाउड स्पीकर पर अजान से एक धर्म के लोगों को परेशानी महसूस होती है। इससे संविधान में प्रदत्त उनके मूल अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीने के अधिकारों का हनन होता है। याचिका में कहा गया है कि लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान से सुबह व रात के 9 बजे सोने की तैयारी कर रहे लोगों की नींदों में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में 1930 के बाद लाउड स्पीकर आए। इससे पहले अजान व अन्य धार्मिक कार्यस्थल बिना लाउड स्पीकर के होते थे। दुनिया में ऐसे कई विकसित देश हैं जहां पर लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाई जा चुकी है। इसलिए गुजरात में भी स्थायी रूप से इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगले पेज पे देखें तो आदर्श राजा परिकल्पना की पहली नगरी अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। देवताओं के कहने पर राजा बने धरती के प्रथम पुरुष मनु ने की थी अयोध्या की स्थापना। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने की 5 सदी पुरानी प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है। तो यह भी जानना दिलचस्प है कि अयोध्या की स्थापना किसने की थी। मान्यता है कि धरती के प्रथम पुरुष मनु ने अयोध्या की स्थापना की थी। देवताओं के कहने पर मनु राजा बनने के लिए तैयार हुए थे और अयोध्या को राजधानी बनाया था। यहाँ पर श्री राम और हनुमान जी का एक प्रतीकात्मक चित्र आप देख रहे होंगे। भरोसेमंद नहीं हो सकता कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। कोरोना वायरस कोविड-19 के इस समय पूरी दुनिया में जूझ रही है। इस खतरनाक वायरस की काट खोजने के लिए जहां एक और कई उपचार वैक्सीन चल रही हैं, वहीं कोरोना संक्रमण की नज़र रखने के लिए ट्रैकिंग ऐप का उपयोग भी बढ़ गया है। हालांकि एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं का यह दावा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को भांपने के लिए कोई भी ट्रैकिंग ऐप भरोसेमंद नहीं है। और यही मनोरंजन से संबंधित खबरें हैं और कोई खबर है नहीं। आप इसी तरीके से डेली दैनिक जागरण पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि डेली आप पर न्यूज़पेपर पहुंच सके। चलिए मिलते हैं कल एक नए अखबार के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।